Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to start the class 9th second chapter of economics, which is understanding Indian economy. आपने देखा होगा कि जब आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, अपने एनवायरनमेंट में देखते हो कि बहुत सारे लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कोई आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन के साथ लगा हुआ है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। किसी को आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की। किसी को आपने देखा होगा कि कोई कंज्यूम कर रहा है एज जनरल कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हुई और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हुई? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज़? Economic activities are the actions that involve the production, distribution and consumption of goods and services at all levels in a society are called economic activities. ठीक है, economic activity क्या हुई? वो सभी activities, वो सभी actions जिसमें involve क्या होती है? Production होती है। Say for example, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग। अगर आप फार्मिंग लोगे, ठीक है, कोई बंदा अपने एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम कर रहा है, वो वहाँ पर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने जा रहा है। से फॉर एग्जांपल वो वहाँ पर पैडी कल्टीवेशन कर रहा है, तो बाद में जब वो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वगैरह जो भी करेगा, उसके साथ जो भी प्रोसेस रहेगी, तो उसके बाद वहाँ पर प्रोड्यूस क्या होगा? राइस। ठीक है, उसी राइस को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मार्केट्स में। जब वो राइस मार्केट्स में पहुंच जाता है, तो फिर वही राइस मार्केट में पहुंचकर जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, कि किस तरीके से फिर वो कंज्यूमर उन सब चीज़ों को, उन सब गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, या सर्विसेज में जैसे कि बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगी इसमें। ठीक है, इंश्योरेंस वाली एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये एक्टिविटीज़ आएगी सर्विस में। ठीक है, इन सब को मिलकर हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों कहते हैं हम? क्योंकि अगर आप फिशिंग की बात करोगे, ठीक है, तो फिशिंग क्यों कर रहा है? बिकॉज ही इज़ अर्निंग हिज लाइवलीहुड। ठीक है, फार्मिंग क्यों कर रहा है? अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। माइनिंग क्यों करते हैं हम? अपना जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करने के लिए। ठीक है, दीज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जहाँ पर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो हमें। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हुई? ये वो एक्टिविटीज़ हुई विच आर जो हमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो कोई से फॉर एग्जांपल कोई चैरिटी करता है, ठीक है, वो कहता है कि अगर मैं चैरिटी करता हूँ, एक ऑर्फन है, इसकी हेल्प करता हूँ, तो मुझे जो इसका रिलीजन है, जो इसको रिलीजन अपना कहता है कि अगर आप एक ऑर्फन की हेल्प करोगे तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले। ठीक है, उसको कोई पैसा वापस में रिटर्न में नहीं मिलता है। ठीक है, उसको वो सोचता है कि मुझे इस चीज़ के लिए सवाब मिलेंगे। ठीक है, तो ये किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कि कोई इसको इकोनॉमिक बेनिफिट वहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, या यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। ए मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। एक माँ जो है अपने बच्चे की देखभाल करती है। ठीक है, उसको वहाँ पर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है। या कोई स्टूडेंट है, वो ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, ब्लड डोनेशन करता है वो, तो उसको वहाँ पर पैसा नहीं मिलता है कि आप यहाँ पर आके ब्लड डोनेट कीजिए तो हम आपको पैसा देंगे। नहीं, वो इस चीज़ के लिए नहीं करता है, वो मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए वो ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, तो ये सब किस में आएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकती है और कैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकती है। ठीक है, एग्जांपल आपको मैं ये दूंगा, एक नर्स को हम लेते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती है नर्स। ठीक है, ये किसी हॉस्पिटल में काम करती है। जब ये हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर नर्स का काम होता है पेशेंट का केयर करना। ठीक है, उसकी देखभाल करना। ठीक है, जो वो नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही है, पेशेंट्स का केयर कर रही है, वहाँ पर उनकी देखभाल करती है, तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, जो ये केयर करने के लिए, पेशेंट्स का केयर करने के लिए
उस नर्स को सैलरी मिलती है। तो ये वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अब जब ये नर्स घर आती है, वापस ड्यूटी ऑफ करके अपने घर वापस आती है, तो इसके घर में जो इसके माँ बाप है, ठीक है, तो ये उनका भी केयर करती है, ठीक है, उनका देखभाल करती है, उनकी देखभाल करती है, अपने माँ बाप की केयर करती है। तो वहाँ पर इसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, वहाँ पर उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सेम काम जो घर में कर रही है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। जब यही काम ये हॉस्पिटल में करती है पेशेंट्स का केयर करके, तो वहाँ पर उसको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, तो वहाँ पर यही काम जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एक ही काम जो है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बन सकती है और कैसे वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। हर एक नेशन आप ले लो, हर एक कंट्री ले लो, हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिवाइडेड है, ठीक है, इनटू वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। अब ये सेक्टर्स में क्यों डिवाइड की गई है हर एक नेशन की इकोनॉमी, ताकि हमें ये पता चले कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, प्रपोर्शन परसेंटेज ऑफ ए पीपल एंगेज्ड इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। कितने सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर में हम देखते हैं कि इस सेक्टर में इस कंट्री के कितने लोग एंगेज्ड हैं, परसेंटेज क्या है लोगों की इस सेक्टर के साथ, कितने लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे सेक्टर के साथ कितने जुड़े हुए हैं और तीसरे सेक्टर के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला जो एक इकोनॉमी का सेक्टर रहता है विच इज़ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आप लोगे, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप देखोगे एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहाँ पर हम किसी क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, वीट, मेज़, पैडी, राइस कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि इसको हम बाद में हार्वेस्ट करके, थ्रेश करके, बाद में इससे जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में उसको फिर कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। और वी कैन से एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ। अब क्या एक्सट्रैक्शन क्या हुआ कि माइनिंग हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं कि जैसे कि कोल है, इसको हम अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। ये क्या है, ये सभी किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आपको फिनिश्ड गुड, प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्ट फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि हम क्या करते हैं कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, माइनिंग करके ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। तो जो कोई फीमेल है वो ईयररिंग पहनती है, ठीक है, रिंग पहनती है, तो वो जब हम वो सोने की रिंग पहनती है, तो जब हम ज़मीन के अंदर से गोल्ड निकालते हैं वो रिंग शेप में नहीं होती है, वो क्रूड फॉर्म में होती है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। फिर उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको हम शेप देते हैं, ठीक है, उसको एक रिंग की शेप देते हैं, तो वो बाद में फिनिश्ड गुड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिक मटेरियल आपको मिलता है कि जिससे आप डिफरेंट चीज़ें फिर बना सकते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल की सूरत में आपको मिलता है, या बेसिक फूड्स हार्वेस्टिंग में आएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि राइस आपको एक बेसिक फूड यहाँ पर मिल रहा है, पैडी आपको एक बेसिक फूड मिल रहा है, फिर उसको फिर जो प्रोसेस है उसकी कन्वर्ट इनटू राइस, पैडी को हम कन्वर्ट करते हैं राइस में, डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो एक बेसिक फूड आपको मिलता है, एक रॉ मटेरियल मिलता है, कहाँ से, इस प्राइमरी सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर है, इसमें माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, क्वेरिंग है, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। आपको एक और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। फॉरेस्ट है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पर हमें वुड, हम वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं उनको काट कर लाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि आज हमें विंडो पेन बनाना है या टेबल बनाना है, चेयर, वुडन चेयर बनानी है, तो डायरेक्ट वो फॉरेस्ट से हमें नहीं मिलती है, वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। उस रॉ मटेरियल को हम फिर कन्वर्ट करते हैं
इनटू फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड क्या होता है, एक टेबल होता है, वुडन टेबल होता है, वुडन चेयर होती है, ठीक है, या हमारे पास जो वुडन फर्नीचर रहता है पूरा, तो वो बन जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, बेसिक फूड हमें प्राइमरी सेक्टर से डिराइव होता है, ठीक है। फिर है दूसरा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, इट इज़ द सेक्टर विच डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपको प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए इनटू फिनिश्ड गुड, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हम फॉरेस्ट से वुड वहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है, एक्वायर करते हैं वुड, हम उसी वुड को, वो वुड क्या है, वो रॉ मटेरियल है, उसी वुड को हम फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड, उस वुड से क्या हम बनाते हैं, एक विंडो पैन बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, वुडन टेबल, एक चेयर बनाते हैं। आपने डिफरेंट चीज़ें देखी होगी, वुडन गुड्स देखे होंगे आपने, तो वो क्या रहते हैं फिर फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। ऑल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाई इन दिस सेक्टर। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी कोई चीज़ किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में बनती है, प्रोसेसिंग किसी चीज़ की होती है। प्रोसेसिंग मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि पैडी फील्ड है, ठीक है, पैडी, धान जिसे हम कहते हैं, ये जो धान है, ये जो पैडी, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोसेस है, किस तरीके से हम इस जो हमारे पास मशीनरी रहती है, किस तरीके से हम इस पैडी को हम राइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या कंस्ट्रक्शन में आप बिल्डिंग्स के देखोगे, रोड्स देखोगे आप, या ब्रिड्ज वगैरह देखोगे, ये सब किस में आते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर आर मेटल वर्किंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। नाउ द third sector of the economy is tertiary sector, which is the main or we can say an important sector of an economy, the tertiary sector. The tertiary sector of the economy is also called the service sector. इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एक और आपको बात याद रखनी है, जो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, इसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर क्या है, ये सर्विस सेक्टर क्या है, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विस टू द जनरल पॉपुलेशन एंड टू बिजनेस, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि किस तरीके से ये टर्शियरी सेक्टर जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल कि जो ये राइस है, मैंने पैडी, जो मेरा एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है, वहाँ पर मैंने पैडी कल्टिवेट किया, उसको मैंने एक प्रोसेसिंग के ज़रिए से कन्वर्ट किया इनटू राइस, ठीक है। अब इस राइस को मुझे मार्केट में लेना है, ठीक है। अब इसको मैं अपने कंधे पर लेके नहीं जा सकता, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस में आएगा, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो रॉ मटेरियल है, जो फिर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड, वो कहाँ पर, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वुड जो है, या कोई वुड जो है, इसको मुझे ले जाना है किसी इंडस्ट्री में टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड गुड। अब इसको मैं फिर से मैं आपको कहूँगा, कंधे पे तो नहीं ले जा सकता, मैं क्या करता हूँ, with the help of transportation system, I am transporting this wood to the industrial sector. इस सेकेंडरी सेक्टर में इसको मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ, जहाँ पर क्या होता है, फिर इसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ए फिनिश्ड गुड, ठीक है। या मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा, बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग कैसे सपोर्ट करता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को। आपने देखा होगा केसीसी लोन्स प्रोवाइड होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कि मेरे पास एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो मैं बैंक से लोन लेता हूँ फर्टिलाइज़र्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है, सीड्स के लिए, ताकि मैं कल्टीवेशन करूँ,
अपने एग्रीकल्चरल फील्ड पे, फिर मैं वहाँ उसको फिर जो वहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो मार्केट में उसको भेजूँ। उसके बाद जो मुझे पैसा मिलेगा, एक तो मेरा अपना बेनिफिट है और मैं अपना लोन भी चुकता कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं एक बिज़नेस यूनिट सेट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, वो मुझे लोन देते हैं, तो एक मैं अपना अलग से बिज़नेस यूनिट सेट करता हूँ जो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। एक इंडस्ट्री सेट करता हूँ जो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो टर्शियरी सेक्टर का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको हर एक नेशन में देखने को मिलेंगे, हर एक नेशन की इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। क्यों ये सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, क्यों सेक्टर्स बनाए गए हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि ताकि हमें ये पता चले कि उस नेशन के लोग जो है, उस कंट्री के जो लोग हैं, कितने लोग किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की कि वो किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। टर्शियरी सेक्टर के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, या प्राइमरी सेक्टर के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है इन सेक्टर्स में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर गेनिंग सो मच इम्पोर्टेंस इन इंडिया। जो टर्शियरी सेक्टर है, जो ये थर्ड सेक्टर है इकोनॉमी का, ये इंडिया में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर। इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रही है अभी, several services such as hospitals, educational institutions, police stations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required and provided by the government. These can be considered as basic services. जब मैं आपको एक ही एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पर, हेल्थ एंड एजुकेशन, बाद में हम आएंगे पुलिस स्टेशन, डिफेंस वगैरह जो ट्रांसपोर्ट है, या बैंक्स की बात मैं आपको करूँगा, ठीक है। जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास हेल्थ होगी, आपके पास हेल्थ है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास पैसा है, मतलब बैंक से, तभी आप डेवलपमेंट कर पाते हो, ठीक है। हॉस्पिटल्स आपके पास है तो आपका हेल्थ केयर एक हाई लेवल पे रहेगा। आपके पास बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो आपकी एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो हाई लेवल पे रहेगी। आपके पास बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है तो आपके पास इकोनॉमी हाई लेवल पे रहेगी। जब ये सब चीज़ें आपके पास रहेगी तभी एक कंट्री जो है वो डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बन सकती है, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ पर, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। पहला पॉइंट ये है दैट इज़ वाई द टर्शियरी सेक्टर इज गेनिंग सो मच इम्पोर्टेंस इन इंडिया। पहला ये पॉइंट है हमारे पास। दूसरा क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड द लाइक, ठीक है। जब अगर आपको डेवलपमेंट करनी है प्राइमरी सेक्टर की या सेकेंडरी सेक्टर में, आप ग्रोथ चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें सर्विस सेक्टर जो या हमारे पास टर्शियरी सेक्टर, इसमें डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपके पास डेवलप्ड टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा, ठीक है, तब तक हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है वो डेवलप नहीं होगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, दिस, ठीक है। थर्ड, एज इनकम लेवल राइजेस पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, ठीक है। जब किसी बंदे की जो इनकम लेवल है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है सर्विसेज के लिए। ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज होनी चाहिए जब इसकी इनकम लेवल बढ़ जाती है। तो आप इंडिया में देखते हो रोज़ आप देखते हो कि इनकम लेवल जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सर्विसेज जो है इसकी डिमांड बढ़ रही है कि मेरे पास ये सर्विसेज होनी चाहिए। Next reason is, as the development gains momentum, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential, ठीक है।
जैसे ही आप देखते हो कि जब डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट एब्रप्टली नहीं आती है, एक साथ नहीं आती है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है ये स्टेज वाइज आती है, ये धीरे धीरे करके आती है, ये एक साथ नहीं आती है, ठीक है। अगर आप 90s की बात करोगे तो आपके पास लैंडलाइंस थी, और वो भी किसी किसी के पास, ठीक है। किसी को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके शहर में या आपके गांव में या आपके जो टाउन में एक दो लैंडलाइंस होती थी या एसटीडी बूथ्स होते थे जहां पर आप अपने रिलेटिव के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे ये जो स्टेज में डेवलपमेंट होती गई, आज आप देखते हो इन 21st सेंचुरी कि आपको एसटीडी बूथ्स पे लाइन में नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। आपके पास सेल फोन है, आपके पास सेल फोन रहता है, आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट सर्विस है, आप कुछ भी सर्व कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट जो ये मोमेंटम गेन करती है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, इसकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और इट बिकम्स एन एसेंशियल सर्विस, ठीक है। इट बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। हमारा जो ये जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती जा रही है कंटिन्यूसली, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमारी जो नीड्स है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो उन नीड्स की वजह से क्या है कि ये जो सर्विस सेक्टर है, ये जो टर्शियरी सेक्टर है, इट बिकेम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो यही वजह है कि क्यों टर्शियरी सेक्टर इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है इंडिया में। दीज आर द रीजन्स। नाउ एवोल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर। किस तरीके से अगर आप देखोगे, अभी भी आपने देखा होगा कि जो इंडिया की इकॉनमी है, इट्स एन एग्रेरियन इकॉनमी, ठीक है। तो मोस्टली डिपेंड किस पे है, ये एग्रीकल्चर पे। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे। अब ये एवोल्यूशन मतलब चेंज हमारी जो इकॉनमी हुई फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर। आज हम देखते हैं कि जो मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, एक स्लाइड है यहाँ पर आप देखोगे जो ये थर्ड वन, ये दिस इज द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। सेक्टोरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो यहाँ पर ग्रीन वाला ये जो बार है यहाँ पर, इट कंट्रीब्यूट्स 54% टुवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा यही। फिर उसके बाद ये जो है, जो ऑरेंज कलर में यहाँ पर बार है, 29%, इट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। नाउ दिस इज़ इन पर्पल कलर, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर है, तो यहाँ पर कितना होता है, 17%, ठीक है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि जो हमारे पास टर्शियरी सेक्टर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या, ठीक है। क्यों प्राइमरी सेक्टर जो इकॉनमी थी हमारी, ठीक है, उस पे बेस थी हमारी इकॉनमी, कैसे ये इसने जंप किया टुवर्ड्स टर्शियरी सेक्टर। मैंने यहाँ पर आपको स्टेज वाइज समझाना, ठीक है। अगर आप अर्ली सिविलाइजेशन देखोगे वो मोस्टली डिपेंडेंट थे प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे ये अर्ली सिविलाइजेशंस है यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही है, प्राइमरी सेक्टर प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो चेंज आई, आप हमारे पास टेक्नोलॉजी में चेंज आई, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, अर्ली सिविलाइजेशंस जो थी, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप काम कर रहे थे अपने खेतों पे, अगर आप प्रोड्यूस करते थे से फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आई, ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो 1 क्विंटल से आपने इंक्रीज किया टू 10 क्विंटल्स। क्यों? आपके पास टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। फिर एक और स्टेज आया, ठीक है, ये मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ इसी में सभी, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पर जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पर आप 1 क्विंटल प्रोड्यूस कर पाते थे, फिर जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आपने 10 क्विंटल्स प्रोड्यूस किए। उसके बाद जो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हो आपने 100 क्विंटल्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो स्टेज वाइज प्रोसेस है, ठीक है।
जब ये सब चीज़ें हुई तो जो लोग थे वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। उसके बाद क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग। सेकंड स्टेज में क्या हम देखते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। क्योंकि जब आपके पास यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर 10 क्विंटल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर 100 क्विंटल्स, मतलब यहाँ पर सरप्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है तो जब आपके पास से फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल था आपके पास, तो आप अपनी जो सबसिस्टेंस क्रॉप जिसे हम कहते हैं, अपनी सरवाइव करने के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बस 1 क्विंटल आप प्रोड्यूस करते थे, जिससे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। ठीक है, लेकिन जब आपने 10 क्विंटल्स प्रोड्यूस किए तो आपने 10 क्विंटल्स में से जो 2 क्विंटल्स है आपने अपनी नीड, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की, और 8 क्विंटल से आपने मार्केट में वो बेचे। ठीक है, आपने वो सेल किए। उसके बाद जब आप 100 क्विंटल्स प्रोड्यूस करते हो तो 100 क्विंटल्स में से आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 10 क्विंटल भी अपने पास रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 क्विंटल्स आप क्या करते हो, आप मार्केट में बेचते हो, मतलब वहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, जब ये बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, एक और सेक्टर हमारे पास आया विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर, और वी कैन से सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो जिसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, जब आपने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सर्विसेज चाहिए। सर्विसेज क्या चाहिए आपको स्टाफ चाहिए, जो आपके पास लेबर्स है। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। वो सब क्या है, वो सब किस में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ये रीज़न है कि किस तरीके से जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थी, कैसे वो टर्शियरी सेक्टर बेस्ड बन गई। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से एक शुगर भी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें से उन इंग्रेडिएंट में से एक इंग्रेडिएंट है शुगर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज़ द शुगर कैन फील्ड। ठीक है, शुगर कैन फील्ड ये क्या है, इस शुगर कैन, ये जो शुगर कैन से इनको काट कर ट्रक्स में भर कर, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लिया जाता है, जहाँ से इसको कन्वर्ट किया जाता है इन शुगर कैन को इनटू शुगर। ठीक है, शुगर में इनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जब ये शुगर में कन्वर्ट हुआ, ये शुगर कैन्स, ठीक है, इनको ट्रकों में भर कर, क्योंकि अब किसको चाहिए ये शुगर, एक जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है उसको ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसने इसको ट्रक में लोड किया। ठीक है, ट्रक में ये लोड शुगर हुआ, फिर यही शुगर जो है ये ट्रक में लोड होकर एक मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आ पहुंचे। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर है। ये जो ट्रक है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये किस में आता है, सर्विस सेक्टर, मतलब टर्शियरी सेक्टर में आता है। ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप देखते हो यहाँ पर एक बंदा ये देखता है, सील लगा रहा है या लेबल लगा रहा है, कुछ भी जो काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये किस में आएगा, ये यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहा है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे अपनी सर्विस दे रहा है ये बंदा। ठीक है, एम्प्लॉई है यहाँ पर, ये इसने शुगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया, तो ये सर्विस सेक्टर में है, टर्शियरी सेक्टर में। ये बंदा यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहा है, टर्शियरी सेक्टर में है। तो यहाँ पर क्या आया, आपके पास कोल्ड ड्रिंक बन के आया। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक आप क्या करते हो, ये आपको रिटेलर्स के पास बेचना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बेचना है, तो आप अपने कंधे पे नहीं उठाओगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस ट्रक के ज़रिए से इस रिटेल शॉप में ये आया। ठीक है, अब हम फिर से वहीं पर पहुँच जाते हैं, जो शुगर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, अब शुगर हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक में, एक कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए। अब इस शुगर कैन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो ये बंदा फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है अपनी जो इसकी खेती है, तो इसके पास ये जो फर्टिलाइज़र पहुँचा कैसे पहुँचा, ये तो खुद तो नहीं ला सकता था, तो किसकी ज़रूरत पड़ी इसको, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, मतलब सर्विस सेक्टर की। आप देखो यहाँ पर आप चाहे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक रिटेलर है, एक फार्मर है, ठीक है, ये सभी किस पे डिपेंडेंट है, इस टर्शियरी सेक्टर पे, ठीक है, पूरा किस पे डिपेंडेंट है, ये टर्शियरी सेक्टर पे। या ये फार्मर यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, गन्ने प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो ये जो गन्ने प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए इसको ये जो फर्टिलाइज़र चाहिए या और कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये कुछ लोन ले सकता है, कहाँ से, टर्शियरी सेक्टर से, बैंक से ले सकता है ये लोन, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला जो है यहाँ पर, जो कोल्ड ड्रिंक प्लांट वाला जो है, इसने ये प्लांट सेटअप किया यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक प्लांट सेटअप किया यहाँ पर, तो इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो मे बी इसने अप्रोच किया होगा किसी बैंक को, ठीक है, वो बैंक किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। मतलब क्या आपको समझाने का ये मतलब है कि, बताने का ये मतलब है कि किस तरीके से सभी जो सेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे पे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टर्शियरी सेक्टर पे, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे, ये हमें पता है कि ये इंटरलिंक्ड है। लेकिन जो हम देखते हैं ज़्यादा मेन रोल यहाँ पर किसका रहता है, वो टर्शियरी सेक्टर का। इसलिए हमने देखा वहाँ पर स्लाइड में कि सबसे ज़्यादा जो शेयर रहा है जीडीपी में वो इस टर्शियरी सेक्टर का रहा है। दैट इज़ वाई जो हमारी जो इकॉनमी है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ एन इकॉनमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थी हमारी इकॉनमी, वो कैसे टर्शियरी सेक्टर बेस्ड बन गई, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है वो यहाँ पर वो है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। Now the next topic is gross domestic product. What is gross domestic product? The sum total of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year or financial year, ठीक है, sum total of final goods and services। अब आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा पहले इस स्लाइड के साथ कि what are final goods। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन में देखोगे, द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स, मैं डायरेक्ट लिख सकता था द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अब ये फाइनल क्या है, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एक फार्मर है, फार्मर सेल्स वीट, फार्मर जो है इसने वीट प्रोड्यूस किया। अब यही वीट जो है, ये फार्मर है, ये सेल करता है, बेचता है एक फ्लोर मिल वाले को, आटे की मिल है किसी बंदे के पास, उसको ये बेचता है 10 पर केजी, रुपीज़ 10 पर केजी। 1 किलो वीट ये बेचता है 10 रुपये में एक फ्लोर मिल वाले को, ठीक है, फ्लोर मिल वाले को ये फार्मर बेचता है 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब जो ये फ्लोर मिल वाला है, ये क्या करता है, मिल ग्राइंड्स वीट एंड सेल फ्लोर टू बिस्किट कंपनी फॉर रुपीज़ 15 पर केजी। ये जो मिल वाला है, फ्लोर मिल वाला जो है, ये ग्राइंड करता है इसको, इस वीट को कन्वर्ट करता है किसमें, फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट करता है, और किसको बेचता है फिर, एक बिस्किट कंपनी वाला है उसको बेचता है 15 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। इसने वीट लिया फार्मर से पहले कितने में, 10 रुपीज़ पर केजी, फिर उसको उस वीट को कन्वर्ट किया इनटू फ्लोर, आटे में, और वही आटा ये बेचता है एक बिस्किट कंपनी वाले को कितने में, 15 रुपीज़ पर केजी। और जो वो बिस्किट कंपनी वाला क्या है, वो क्या करता है इस आटे का, बिस्किट कंपनी सेल्स इट टू द कस्टमर्स इन द मार्केट फॉर रुपीज़ 150, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिस्किट कंपनी वाला जो उस आटे से बिस्किट बनाता है, बिस्किट पैकेट्स वो प्रिपेयर करता है, फिर वो कस्टमर्स को बेचता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेचता है रुपीज़ 150 में पर पैकेट भेजेगा, या ये केजी में भेजेगा, कैसे भेजेगा हमें उससे के साथ गरज नहीं है कि मतलब वो इन बिस्किट्स को कितने में बेचता है, रुपीज़ 150। अब रुपीज़ 150, अब जब कस्टमर, एक कंज्यूमर के पास ये बिस्किट पहुंचा, तो वो क्या करेगा, वो किसी और को नहीं भेजेगा, बल्कि वो खुद कंज्यूम करेगा, वो खाएगा। तो यहाँ पर जो ये बिस्किट जो है, ये फाइनल गुड बन जाता है। ये बिस्किट क्या है, ये बिस्किट किस आटे का बना हुआ है, वीट का, ठीक है। वीट पहले प्रोड्यूस हुआ, एक फार्मर ने प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसने भेजा मिल वाले को, मिल वाले ने उसको कन्वर्ट किया
फ्लोर में, फ्लोर वाले ने ये जो फ्लोर मिल वाला जो है इसने बिस्किट वाले को वही आटा भेजा, उस बिस्किट वाले ने उस आटे को कन्वर्ट किया इनटू बिस्किट्स, उसने उसके बिस्किट्स बनाए और उन बिस्किट्स को उसने सेल किया किनको, कस्टमर्स को, और कस्टमर ने क्या किया, उन बिस्किट्स को कंज्यूम किया, उनको खाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, दिस इज द फाइनल गुड। ये जो बिस्किट है, ये बिस्किट जो है ये फाइनल गुड बन जाता है, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं, जीडीपी। ये फाइनल गुड बन जाता है जीडीपी। अब ये इन्हीं फाइनल गुड्स का या उन सर्विसेज का, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं उनका सम टोटल, द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर आपको एक और कंडीशन याद रखनी है, जो कहाँ पर प्रोड्यूस हुए होने चाहिए, उन गुड फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस का सम टोटल, उनका टोटल जो कहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, से फॉर एग्जांपल विद इन द इंडिया, वो प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जो साल चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कितने फाइनल गुड्स जो है या फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उनको सम करना, उनका एडिशन करना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें पता चलता है व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन, व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्टोरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको पहले भी ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई कि जो टर्शियरी सेक्टर है, ये जो ग्रीन कलर का बार है, ठीक है, तो ये बार जो है टर्शियरी सेक्टर है, इसका जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इसका कितना है 54%। ऑरेंज कलर का जो यहाँ पर है, ठीक है, इसका है 29%। ये सेकेंडरी सेक्टर है, ऑरेंज कलर का बार, और जो ये पर्पल कलर का बार है, ये है प्राइमरी सेक्टर, तो इसका शेयर कितना है 17%। 60% of the population is dependent on primary sector, where around 80 to 90% of these are depend on agriculture itself. जो इंडिया की 60% पॉपुलेशन है वो पूरी डिपेंडेंट है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे, और उस 60% में जो 80 to 90% पॉपुलेशन है वो मोस्टली किस पे डिपेंडेंट है, खाली एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो डिपेंड है वहाँ पर। ठीक है, इट मीन्स अराउंड 50% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन दीज सेक्टर्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि अभी भी 50% पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, इन सेक्टर्स पे, जो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं। तो 50% पॉपुलेशन उस पे डिपेंडेंट है इंडिया की, उन सेक्टर्स पे। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी सेक्टर द शेयर इन जीडीपी इज ओनली 17%। प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि जो जीडीपी शेयर है वो कितना है, सिर्फ 17%, एंड 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द सेम। इसी सेक्टर पे 60% पॉपुलेशन है इंडिया की जो इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस प्राइमरी सेक्टर पे, तो इसका जो जीडीपी में शेयर होना चाहिए था, कंट्रीब्यूशन, वो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ कितना है 17%। ठीक है, यहाँ पर सेक्टर शेयरिंग जीडीपी जो 2012-13 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, तो उस टाइम पे जो सोर्स है हमारे पास सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने ये डाटा दिया है हमें कि कितना शेयर रहा है 2012-13 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इन सेक्टर्स का टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर रहा है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 2012-13, इट इज़ 13.68%। सेकेंडरी सेक्टर का रहा है इट इज़ 27.03%, और जो टर्शियरी सेक्टर का भी आप यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 59.29%। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डाटा है इस फाइनेंशियल ईयर का 2012-13 का, ये हमें जो सोर्स मिला है, जो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है ये डाटा, ये कौन हमें देता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की, उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया है कि 2012-13 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इसमें कितना शेयर रहा है जो ये 3 सेक्टर्स है हमारे पास इकॉनमी के टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, जीडीपी में कितना इनका शेयर रहा है। प्राइमरी सेक्टर का रहा है 13.68%, सेकेंडरी सेक्टर का रहा है 27.03%, और टर्शियरी सेक्टर का रहा है 59.29%। तो इसके साथ जो ये आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। तो
जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स है या डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।